नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम कर रहे हैं अपने सैंपल पेपर सॉल्व। और हमने यहाँ पर लास्ट 2022 का जो सैंपल पेपर है उसको हमने सॉल्व किया और उसमें हमने अपने लगभग यहाँ पर जो हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है उसके सिलेबस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि हमने हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ पोर्शन और साथ ही हमने जो यहाँ पर हमारी हिंदी की क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है उसमें से जुड़ा हुआ काव्य खंड और गद्य खंड जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो हमारा प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न 13 है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये प्रश्न 13 आपकी सेकंड बुक यानी कि कृतिका से लिया गया है। और आप देखते हैं इसमें 4 प्रश्न आपको दिए हैं, चारों में से केवल 3 प्रश्नों को आपने अटेंड करना है, 3 प्रश्नों को आपने करना है और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रश्न आपका 2 नंबर है, 3 प्रश्नों को अटेंड करना है, यानी कि ये टोटल जितने भी प्रश्न हैं ये 6 नंबर के हैं आपके। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कृतिका जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है उसमें बहुत एक तरह से चैप्टर जो है बहुत ही कम पार्ट है और साथ ही जो पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी के तौर पर है। यानी कि अगर आपको कहानी बहुत अच्छे से याद है, चैप्टर बहुत अच्छे से याद है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। आंसर आपको लिखने होते हैं केवल। तो इस बुक से केवल आपका इतना ही, जैसे आपने देखा होगा मैंने आपको 2023 का यानी कि इस ईयर का ही सैंपल पेपर जो हमारा आया है हमारे बोर्ड से, तो वहां पर मैंने आपको दिखाया है कि कुछ ही इस तरह के प्रश्न हैं जो सेकंड बुक से आए हैं। यानी कि सेकंड बुक में आपको केवल और केवल स्टोरीज पढ़नी है, यानी कि बुक्स के जो चैप्टर है, बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो पहला प्रश्न है आपका, जो आपका पहला ही पाठ है, माता का आंचल। पाठ के आधार पर संतान के प्रति माँ की ममता और पिता के दुलार का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा है कि अपने शब्दों में कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर पाठ में से बहुत सारी चीजें रटकर नहीं लिखनी है। आपने एक बार पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है कि उसमें क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर माता का आंचल पाठ के आधार पर संतान के प्रति माँ की ममता और पिता के दुलार का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो जैसे कि आपने पाठ पढ़ा, पाठ में भोलानाथ अपने शुरुआत में आपने देखा कि वो अपने पिता के कितने करीब है। यानी कि वो अपने पिताजी के साथ सुबह जल्दी उठ जाता है, स्नान करता है, पूजा करता है, फिर उसके पिताजी जो है उसके बालों को बांधते हैं, उसकी माता उसकी बालों को बांधती है, उसके पिताजी उसको झूले में झुलाते हैं और फिर उसके पिताजी उसको कंधे में बिठाकर घुमाते हैं, उसकी माता जी उसको हाथ से, अपने हाथ से खाना खिलाती है, दूध भात खिलाती है और अपने हाथों से उसे भोजन कराती है। और कभी कभी वो पिताजी के साथ बैठकर भोजन करता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो वो पिताजी के साथ बैठकर भोजन करता है। और उसके बाद उनके जो गांव के जो अलग बाकी दूसरे बच्चे हैं, घर दूसरे बच्चे हैं जो उनके मित्र हैं, उनके साथ वो तरह तरह के खेलों को खेलता है। और कभी कई बार जो है पिताजी भी उसके खेलों का हिस्सा बनते हैं, जैसे बारात निकालना या खेती करना। इस तरह के वो जब खेल करते हैं तो पिताजी भी उसमें उनके साथ होते हैं। तो यहाँ पर जब भोलानाथ छोटे हैं तो वो किस तरह से अपने पिताजी की मूंछों को खींचते हैं, पिताजी हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं, उसको गोदी में उठाते हैं और माँ जिस तरह से उसे प्रेम करती है। और लास्ट में जो हमारे इस कहानी का पूरा एंड है कि जब भोलानाथ और उसके मित्र जो है जंगल एक खेतों पर एक बिल के अंदर पानी डाल रहे थे और वो सोच रहे थे कि इस बिल में से चूहा निकलेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा भयानक सांप उस बिल में से निकला और सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए और बहुत तेजी से घर की तरफ दौड़ने लगे। और उस समय भोलानाथ के पिताजी जो है आंगन में थे और भोलानाथ इस स्थिति में था कि एक तरह से उसको सांस नहीं आ रही थी, वो बहुत तेज दौड़कर आया था और कई बार वो दौड़ते दौड़ते बीच में गिर भी गया था, तो उसके पैर में चोट भी लगी हुई थी और रो रहा था बहुत जोर से। इसी तरह उसके सारे मित्रों की दशा बिल्कुल इसी तरह की थी। तो उस टाइम पे भोलानाथ जो है अपने पिताजी से न लिपटकर सीधे अपने माता के आंचल में जाकर छिप जाता है।
तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से कि जिस तरह से माता पिता हमारी केयर करते हैं, हमें प्यार करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर भोलानाथ के जो पिताजी हैं वो भी, यानी कि माता पिता बच्चों को प्रेम दुलार ही नहीं बल्कि उनके लिए जो हर छोटी छोटी जिम्मेदारी है वो निभाते हैं। तो इस पाठ के आधार पर आप देखिए, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी, तो अपने शब्दों में आपने लिखना है। आप जब पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर आप अपने शब्दों में उस पाठ एक तरह से प्रश्न का जो उत्तर है वो वहां पर देंगे। तो देखिए यहाँ पर माँ की ममता और पिता के दुलार का चित्रण, किस तरह से उनकी माँ उनसे प्रेम करती थी और किस तरह से उनके पिता का उनके प्रति प्रेम था, वो आप अपने शब्दों में लिखेंगे। अगला देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर, उसमें से भी यहाँ पर प्रश्न आया है, कहानी के आधार पर सरकारी तंत्र की मानसिकता का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी सारी चीजें हमें इस पाठ से समझ आ रही है अगर हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो देखिए इस पाठ के आधार पर, इस कहानी के आधार पर सरकारी तंत्र की मानसिकता बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपने देखा होगा, दिल्ली में जो जॉर्ज पंचम की जो लाट लगी होती है उस पर उसकी जो नाक होती है वो नाक होती नहीं है पहले से। तो रानी एलिजाबेथ जब भारत आ रही होती है तो भारत यानी कि सरकारी तंत्र को लगता है कि अब हमारी जो है इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि रानी एलिजाबेथ के सामने उन्हीं के जो पूर्व यहाँ पर जो उनके बड़े जो साहब हैं उनकी अगर नाक नहीं है तो फिर इसमें हमारी नाक नहीं रहेगी, यानी कि हमारी इज्जत चली जाएगी। तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन किस तरह से प्रयास करते हैं वो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। यानी कि बहुत ही ज्यादा सरकारी तंत्र की जो मानसिकता है वो इस तरह की है कि जैसे यहाँ पर बहुत जरूरी हो गया है, यानी कि अगर अंग्रेजों की नाक रखने के लिए अगर हमें अपनी नाक एक तरह से डुबोनी भी पड़े या अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी कम है। तो आपने देखा है लास्ट तक वहां पर जिंदा नाक की को ही लगा दिया जाता है, यानी कि इतनी ज्यादा एक तरह से जो मानसिकता है वो कैसी है, वो मानसिकता है गुलामी वाली मानसिकता। यानी कि हम अभी एक तरह से स्वतंत्र तो हम हो चुके हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से अभी भी पराधीन हैं, हम मानसिक रूप से अभी भी पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, हम मानसिक रूप से अभी भी उन्हीं के गुलाम हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम उनके जैसा कैसे बने, हम अपने आप को अलग से नहीं उभारना चाहते, हम चाहते हैं कि हम उनके जैसा कैसे बने, हम उनके सामने कैसे अच्छे दिखें। तो ये सारी मानसिकता यहाँ पर दिखती है। और बाकी आपने चैप्टर को पढ़ा है, पूरी कहानी में क्या क्या हुआ है, किस किस तरह से यहाँ पर उस नाक को लाने की कोशिश की गई है, लगाने की कोशिश की गई है। और दूसरा यहाँ पर अगला जो प्रश्न ग है, केवल 3 प्रश्न करने हैं, लेकिन हम यहाँ पर चारों प्रश्नों को अटेंड करेंगे, चारों प्रश्न पढ़ेंगे। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट। यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप लास्ट 5 इयर्स के जो प्रश्न पत्र देखेंगे, लास्ट पिछले 5 सालों के या उससे भी पहले के अगर आप प्रश्न पत्र देखेंगे, या आपने देखा होगा जितनी भी आपकी घरेलू परीक्षाएं हुई है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई है या प्री बोर्ड एग्जाम्स जो आपके हुए हैं, तो हमारी कृतिका बुक से ये वाला जो हमारा प्रश्न है ये जरूर आता है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? और जब आप साना हाथ जोड़ी चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसकी 4-5 पंक्तियों के बाद ही हमारी ये लाइन आ जाती है कि गंतोक में मेहनतकश लोग रहते हैं। मेहनतकश बादशाहों का शहर गंतोक को कहा जाता है क्योंकि वहां के लोग जो है बहुत ज्यादा मेहनती हैं और वो चीज दिखाई दे रही है वहां की खूबसूरती में, वहां की सुंदरता में। वहां का शहर जो है वो इतना सुंदर है, इतना साफ है, इतना स्वच्छ है, और साथ ही बहुत ज्यादा वहां पर संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बहुत मेहनत करते हैं। वहां
वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा एक तरह से मेहनती हैं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, यानी कि वो काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अपने शहर की स्वच्छता भी देखते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी है वहां पर कि आपको दिखेगा कि किस तरह से महिलाएं जो है वहां पर दिन रात काम करती हैं, पुरुष दिन रात काम करते हैं, खेती करते हैं, जानवरों को पालते हैं, बच्चे जो है पढ़ाई भी करते हैं, अपने माता पिता की हेल्प भी करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने गंतोक को सुंदर बनाया हुआ है, तो इसीलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। तो ये प्रश्न तो आप जरूर याद करके जाएं, अच्छे से याद करके जाएं, अच्छे से कंठस्थ करके जाएं। अगला है हमारा यहाँ पर प्रश्न, साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। जब जब लेखिका जो है यात्रा पर जा रही थी तो उस टाइम पे जब वो एक लाओंग पर पहुंची थी, लाओंग में उन्होंने देखा, जब वो लाओंग में वहां पर उतरी तो वहां पर उन्होंने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ देखे। तो सारे जो उनके सहयात्री थे वो क्या कर रहे थे, बर्फ में उछल कूद कर रहे थे, बर्फ में एक तरह से फोटो खिंचवा रहे थे और बहुत अलग अलग तरह से पोज दे रहे थे। कोई गाना गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई एक दूसरे पर बर्फ फेंक रहा था। लेकिन लेखिका और उनकी जो सहयात्री थी मणि, वो आपस में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि देखिए प्रकृति ने ये जल संचय की कितनी अच्छी व्यवस्था की है। यानी कि प्रकृति कभी भी किसी भी इंसान को अगर धरती पर भेजती है तो उसके बारे में वो सोच कर भेजती है कि उसका पालन पोषण या उसका पूरा मैंने कैसे करना है। लेकिन ये इंसान नहीं समझता, आज का इंसान इस बात को नहीं समझता कि प्रकृति ने हमें कितने सुंदर उपहार दिए हैं, और वो जाता है पहाड़ों पर और वहां पर वो गंदगी करके आता है, पॉल्यूशन करके आता है, और बहुत सारी पेड़ों को हम काट रहे हैं अपने आवास के लिए। तो जब लेखिका ने वहां पर देखा बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे, और यही बर्फ जब गर्मियां होती है, यानी कि सर्दियों में ये बर्फ ढेरों ढेर पड़ जाती है, और फिर जब गर्मियां होती है यही बर्फ जो है जल के रूप में पिघलकर नदियों के रूप में जो है मैदानों की तरफ आती है, बहुत सारे लोगों की प्यास बुझाती है, खेतों में सिंचाई के काम ये पानी आता है। तो एक तरह से पूरी व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है कि ऐसा होगा तो इस तरह से होगा, ऐसा होगा तो ऐसे होगा। लेकिन आज का मनुष्य इस बात को नहीं समझता है, और वो पहाड़ों पर जाकर भी वही अव्यवस्था और वही गंदगी, वही पॉल्यूशन फैला कर आता है, जिससे प्रकृति का जो टेम्परेचर है, हमारी धरती का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो ग्लेशियर है, जो बर्फ के ये पहाड़ हैं, ये असमय ही और एक साथ पिघल कर टूट जाते हैं, और एक बहुत बड़ी आपदा ये के रूप में ये लोगों के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप और भी सुंदर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर था मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये प्रश्न पत्र है, ये हमारा प्रश्न पत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि हमने अपनी दोनों बुक्स और साथ ही व्याकरण से जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि काफी ज्यादा हेल्प आपको इस बुक से मिली होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न पत्र है उसको। तो देखिए सबसे पहले सेम चीज इसमें भी यही आती है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपने प्रश्न पत्र को एक अपठित गद्यांश से। देखिए इससे पहले जो है आपने काफी दो जो सैंपल पेपर है वो कर लिए हैं, और काफी सारे एग्जाम्स यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम्स और प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड आपने दिया है, और उससे आपको पता चल गया है कि कैसे आपने एक अपठित गद्यांश को अटेंड करना है, कितने समय में आपने उसको पूरा करना है, और कैसे आपने उसमें से प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो हमारा प्रश्न पत्र है ये प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र है, और इनमें थोड़ा सा चेंजेस इस बार हुआ है, यानी कि इस बार जो है आपका प्रश्न पत्र वो 100 मार्क्स का नहीं है, यानी कि 100 नंबर का नहीं है, 80 नंबर का है। और अंदर भी काफी सारी चीजें जो है चेंज हुई है कि प्रश्न आपका थोड़ा सा प्रश्नों को
को देने का एक जो तरीका है वो चेंज कर दिया गया है, बाकी कुछ भी सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है। आपने वही चीजें सारी पढ़नी है और बिल्कुल उसी तरह से एग्जाम देना है। और वैसे भी ये आप देखते आ रहे हैं अपने लास्ट 2 जो आपने प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं, तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा उस टाइम पे हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ नया कर रहे हैं या हम कुछ डरावना कर रहे हैं। बच्चों को डर बहुत जल्दी लग जाता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम का नाम सुनकर। तो ये कोई बहुत एक तरह से बोर्ड एग्जाम बोल के आपने आपको डराना नहीं है, बस अपनी तैयारी आपने पूरी करनी है। हर तरह से आपने एक तरह से परफेक्ट होना है अपनी तैयारी के लिए। तो देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हमें ये नहीं देखना है कि ये 10 नंबर का है या 8 नंबर का है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। आपने उसमें दिए गए जो यहाँ पर प्रश्न है, इन प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। तो देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आएगा ही आएगा, यानी कि आपको जो अपठित गद्यांश दिया होता है उसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक जो है वो सुझाना होता है, एक उपयुक्त शीर्षक आपने लिखना होता है। तो एक एक लाइन, एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़े ताकि आप उस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सके, अच्छे से दे सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय कहने से भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा का ही केवल स्मरण नहीं होता, बल्कि भारत की पवित्रता का, ऊंचाई का भी बोध होता है। यानी कि अगर आप हिमालय नाम लेते हैं तो हिमालय का नाम लेने से केवल भारत की भौगोलिक सीमा का बोध नहीं होता कि हमारा भारत जो है, यहाँ से हमारा भारत स्टार्ट होता है या यहाँ तक हमारा भारत है, ऐसी कोई भौगोलिक सीमा ही हमें पता नहीं चलती, बल्कि हमें भारत की पवित्रता, क्योंकि हिमालय पर साक्षात शिव भगवान का निवास है और हिमालय की जो पवित्रता है उसका गुणगान आप देखते हैं हर जगह पर होता है, और साथ ही उसकी ऊंचाई का भी हमें बोध होता है। यानी कि अगर आप हिमालय नाम लो तो बिल्कुल हमें केवल एक चीज याद नहीं आती कि ये भारत का एक तरह से भारत की भौगोलिक सीमा है, बल्कि हमें याद आती है कि उसको हम किस तरह हमारी आस्था भी उसके साथ जुड़ी है और साथ ही उसकी ऊंचाई से भी हमारा संबंध है। यह पूर्व से पश्चिम समुद्र को गहराने वाला, यह पूर्व से पश्चिम समुद्र को गहराने वाला पृथ्वी का मानदंड मात्र नहीं है। ये केवल ये मानदंड नहीं है कि पूरब से पश्चिम में किस तरह से ये समुद्र को गहरा रहा है, यानी कि समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है, ये समुद्र तल से कितना फीट ऊंचा है, ऐसा केवल नहीं है, ये एक देवात्मा भी है। जिस तरह से मैंने क्या कहा कि हिमालय के साथ हमारी आस्था भी जुड़ी है, हम हिमालय को देव के रूप में भी पूजते हैं, तो ये एक देवात्मा है, उसकी आत्मा देवता है और हिमालय की आत्मा कौन है? देवता है, और वह देवताओं की आत्मा है। यानी कि हिमालय की आत्मा देवता है और वह देवताओं की आत्मा है। तो इस तरह से हम हिमालय को एक पहाड़ के रूप में ही नहीं, एक भौगोलिक सीमा के रूप में ही नहीं, बल्कि देवात्मा के रूप में भी पूजते हैं, अपनी आस्था उनसे जोड़े रखते हैं। हिमालय इस वसुंधरा का वत्स है, हिमालय इस वसुंधरा का वत्स है। वसुंधरा यानी कि इस धरती, वत्स यानी कि पुत्र। हिमालय का जन्म इस धरती से ही हुआ है, हजारों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले जो इस धरती पर एक तरह से धरती का जब निर्माण हुआ, तो उस समय पर धीरे धीरे जो है मिट्टी के टीले बनते गए, टीले बनते गए और इस एक तरह से इसी तरह से सभी जो पहाड़ हैं उनका निर्माण हुआ। तो हिमालय इस वसुंधरा का वत्स है, इस वसुंधरा से ही उत्पन्न हुआ है। और पुराणों में कहानी आती है कि पृथ्वी बंजर होने लगी थी, पृथ्वी बंजर होने लगी थी। ये पुराणों की कहानी में देखिए, हिमालय से जो हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं, हमारी जो श्रद्धा है हिमालय से, उसी के आधार पर जो पुराणों में कहानी है वो है कि पृथ्वी बंजर होने लगी थी, प्रजा दुख से पीड़ित होने लगी थी। जो प्रजा थी, जो लोग थे इस धरती पर, वो दुख से पीड़ित होने लगे थे और देवताओं को यज्ञ भाग मिलना कठिन हो गया था।
यानी कि एक तरह से अब जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, तो एक तरह से लोग यहाँ पर बहुत दुखी थे। और साथ ही जब लोग स्वयं दुखी है तो देवताओं को कैसे वो अर्पण करेंगे, देवताओं को कैसे समर्पित करेंगे, तो देवताओं को भी यज्ञ भाग मिलना कठिन हो गया था। धरती पर राक्षसों का एक तरह से बहुत प्रकोप हो गया था। तब पृथु राजा ने पृथ्वी को डराया धमकाया। जो पृथु राजा थे उन्होंने पृथ्वी को धमकाया, पृथ्वी को डराया। तो पृथ्वी ने कहा, मैंने अनाचार बढ़ता हुआ देखकर रत्न और औषधियां अपने और हरियाली अपने भीतर छिपा ली है। जो पृथु राजा थे उन्होंने धरती को धमकाया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इतना ज्यादा एक तरह से सूखा क्यों पड़ गया है, तुम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोग जी नहीं पा रहे हैं, संसार में कोलाहल मचा हुआ है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ऐसा जब पृथु राजा ने पृथ्वी को धमकाया तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि मैंने धरती पर अनाचार बढ़ते हुए देखा। जब जब धरती पर इस तरह से अनाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, धरती के जो लोग हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राक्षसों ने अपना जो है बहुत ज्यादा एक तरह से प्रताप चारों तरफ फैला दिया था, तो उस टाइम पे पृथ्वी ने कहा कि मैंने धरती पर अनाचार, अत्याचार बढ़ता हुआ देखकर जो भी रत्न थे, औषधियां थी, हरियाली थी, वो अपने भीतर छिपा ली है। यानी कि रत्न नहीं होंगे तो फिर मुद्राएं कैसे होंगी, और मुद्राएं नहीं होंगी तो लोग एक तरह से आयात निर्यात कैसे करेंगे, और औषधियां नहीं होंगी तो लोग कैसे जीवित रहेंगे, और हरियाली नहीं होगी तो कैसे खेती होगी, कैसे राशन होगा, कैसे लोग खाएंगे। तो पृथ्वी कहती है कि ये अनाचार बढ़ता हुआ देखकर सबको रोकने के लिए, इन सबको समाप्त करने के लिए मैंने ये सारी चीजें अपने अंदर समा ली है। मैं गाय का रूप धारण करूंगी। पृथ्वी ने कहा कि मैं गाय का रूप धारण करूंगी और तुम मेरे लिए एक उपयुक्त बछड़ा ढूंढो। पृथु राजा से कहा कि मैं गाय का रूप धारण करूंगी और तुम मेरे लिए एक उपयुक्त बछड़ा ढूंढो, और मैं यह सारी सामग्री दूध के रूप में प्रस्तुत कर दूंगी। यानी कि ये मैंने अपने अंदर समा ली है, लेकिन मैं गाय के रूप में अब पृथ्वी पर जन्म लूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक उपयुक्त बछड़ा ढूंढना होगा, और फिर मैं दूध के रूप में ये सारी चीजें पृथ्वी को वापस लौटा दूंगी, ये सारी चीजें पृथ्वी को वापस कर दूंगी। तो पृथु ने पर्वतों में नए पर्वत हिमालय को बछड़ा बनाया। उस टाइम पे जो पृथु राजा थे, तो हिमालय पर्वत अभी नया नया बन रहा था, हिमालय पर्वत अभी नया नया बन ही रहा था। तो उन्होंने नए बने हिमालय, जो नया नया बना हुआ हिमालय पर्वत था, उसे बछड़े का रूप दिया और बछड़ा बनाया, और हिमालय के वात्सल्य प्रेम से पिन्हाकर धरती ने रस, औषधियों से और रत्नों से मटके के मटके भर दिए। हिमालय के वात्सल्य से, हिमालय के प्रेम से धरती ने पिघलकर जितनी भी मटके एक तरह से रस थे, जितनी भी औषधियां थी, और रत्न से मटके के मटके भर दिए। सृष्टि की यह कहानी हिमालय के आविर्भाव के बाद एक नए देश और एक नई संस्कृति के उत्थान की कहानी है। यानी कि जब हिमालय का आविर्भाव हुआ, उसके बाद एक नया देश, एक नई संस्कृति बनी, एक नई सभ्यता बनी, और एक नई संस्कृति का आविर्भाव उत्थान हुआ। हिमालय उस संस्कृति का अग्रदूत है। यानी कि जो संस्कृति अभी हमारे समाज, हमारे देश में, हमारी धरती पर चल रही है, हिमालय उसी संस्कृति का अग्रदूत है। तो हिमालय ही इस धरती का वत्स है। और कैसी संस्कृति है? ये संस्कृति है जो आत्मदान पर विश्वास रखती है। हिमालय का बड़प्पन केवल नागाधिराज होने का नहीं है। यानी कि हिमालय का जो बड़प्पन है, हिमालय को बड़ा क्यों समझा जाता है? हिमालय का बड़प्पन केवल नागाधिराज होने का नहीं है कि हिमालय एक नागाधिराज है, केवल उसका बड़प्पन इस कारण नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन है गंगा जैसी नदियों को जन्म देने का। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है हिमालय में गौमुख से।
तो वहां पर गंगा जैसी नदियों को जन्म देने के कारण हिमालय को एक तरह से बड़ा बड़ा माना जाता है। इन नदियों के माध्यम से हिमालय अपनी उदारता इन नदियों के माध्यम से हिमालय अपनी उदारता, सुचिता इन नदियों के माध्यम से हिमालय अपनी उदारता, शुचिता और समृद्धि मुक्त हस्त से लुटा रहा है। यानी कि इन्हीं नदियों के कारण जो हिमालय है, जो पृथ्वी है, क्योंकि देखिए गंगा नदी हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी है और भारत के हर कोने कोने में ये पहुंचकर क्या करती है, लोगों को अन्न धन देती है, अन्नदान देती है। तो इन नदियों के माध्यम से हिमालय अपनी उदारता को, शुचिता को और समृद्धि को मुक्त हस्त से लुटा रहा है। क्योंकि जब तक जल नहीं होगा तो कैसे जीवन होगा, जल ही जीवन है। तो इसी कारण हिमालय इन सब चीजों को अपने मुक्त हस्त से लुटा रहा है। ऋग्वेद में इसीलिए सृष्टा के महत्व यानी कि सृष्टा के महत्व या महिमा से हिमालय को अधिभूत बतलाया है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हिमालय के महत्व को। तो हिमालय की एक तरह से यहाँ पर हमने सारी चीजें पढ़ी कि हिमालय जो है वो केवल और केवल भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि ये तो एक देवात्मा है, बल्कि ये तो एक आस्था का प्रतीक है लोगों के लिए, और बल्कि ये पूर्व से पश्चिम तक पृथ्वी को गहाने वाला मानदंड न होकर देवताओं की आत्मा है, वसुंधरा का वत्स है। पुराणों में जो कहानी है वो मैंने आपको बताई कि किस तरह से हिमालय ने पृथ्वी पर समृद्धि को मुक्त हस्त से लुटाया है। तो चलिए इस गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न तो आपके लिए होमवर्क है, ये वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से इस गद्यांश को पढ़ा है तो आसानी से इसका एक अच्छा सा आप शीर्षक दे सकते हैं। हिमालय कहने से भारत की भौगोलिक सीमा के अतिरिक्त क्या बोध होता है? हिमालय कहने से भारत की भौगोलिक सीमा के अतिरिक्त क्या बोध होता है? देखिए हिमालय कहने से भारत की भौगोलिक सीमा का ही वर्णन नहीं होता, बल्कि हमारे भारत की पवित्रता और इसकी ऊंचाई कि हमारा भारत कितना पवित्र है, हमारे भारत की पवित्रता और इसकी ऊंचाई का भी बोध होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आसानी से छोटा सा आंसर और क्लियर सटीक आंसर वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, पृथु राजा ने पृथ्वी को क्यों डराया धमकाया? पृथु राजा ने पृथ्वी को क्यों डराया धमकाया? तो देखिए पृथु राजा ने पृथ्वी को डराया और धमकाया क्योंकि पृथ्वी पर एकाएक जो है अकाल पड़ने लगा, एकाएक जो है वर्षा कम होने लगी, बारिश कम होने लगी और लोग दुख से पीड़ित होने लगे, पृथ्वी बंजर हो गई, राजाओं को उनका यज्ञ भाग मिलना कठिन हो गया और इसीलिए पृथु राजा ने पृथ्वी को डराया धमकाया और कहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो इसीलिए फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने पृथ्वी पर अनाचार बढ़ता देखा, मैंने देखा कि पृथ्वी पर कितना अत्याचार बढ़ रहा है, कितनी कुरीतियां आ रही है, कितनी सारी गलत चीजें हो रही हैं। इस कारण मैंने जितने भी पृथ्वी पर रत्न थे और औषधियां थी, रस थे, वो सारे मैंने अपने अंदर समेट लिए हैं। तो इसीलिए राजा पृथु ने पृथ्वी को धमकाया। अगला प्रश्न है, हिमालय कौन सी संस्कृति का अग्रदूत है? हिमालय कौन सी संस्कृति का अग्रदूत है? तो हिमालय उस संस्कृति का अग्रदूत है जो आत्मदान पर विश्वास रखती है। कौन सी संस्कृति का अग्रदूत है? जो आत्मदान पर विश्वास रखती है। जिस तरह से हिमालय ने अपने आप को न्यौछावर किया है हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए मुक्त हस्त से लुटाया है, तो उसी संस्कृति का अग्रदूत ये हिमालय है, आत्मदान की संस्कृति। यानी कि दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों की सेवा के लिए हमें अपने आप को भी दान करना पड़े तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी जो संस्कृति है वो
आत्मदान की संस्कृति है और हिमालय इसी संस्कृति का अग्रदूत है। तो बहुत ही सुंदर तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, हिमालय का बड़प्पन किस रूप में है? तो देखिए हिमालय का बड़प्पन केवल नागाधिराज होने में नहीं है, हिमालय का बड़प्पन है गंगा जैसी नदियों को जन्म देने में। यानी कि गंगा जैसी जो बहुत सारी नदियां हैं जो कि हमारे भारत में, पूरे भारत में एक तरह से समृद्धि का कारण है, सुख का कारण है, अन्न धन का कारण है। तो इसीलिए हिमालय का बड़प्पन केवल नागाधिराज होने में नहीं बल्कि गंगा जैसी नदियों को जन्म देने में है। तो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमने यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर दिए और अब ये वाला आपके लिए होमवर्क है। तो मुझे लगता है हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से इस पैसेज को, इस अपठित गद्यांश को पढ़ा और आपने समझा और यहाँ पर बहुत आसानी से आपने इसके उत्तर दिए हैं। तो इस सेशन में भी आप अच्छे से कोशिश कीजिएगा आंसर लिखने की। गद्यांश जरूर सोच समझकर लिखें, क्योंकि देखिए घर पर जब एक बार जाएंगे तो इसको एक बार पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो फिर इसमें आप एक शीर्षक देने की कोशिश करना। अगला है हमारा प्रश्न, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर, ध्यान दीजिएगा, किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर लिखना है और 250 शब्दों का, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, हर बार ही मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 आपको टॉपिक दिए गए हैं। जल ही जीवन है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी आपका टॉपिक यहाँ पर निबंध के लिए दिया है। और हमने लास्ट सेशन में भी जो हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम जो पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, सैंपल पेपर, उसमें भी काफी इजी से आपके, सरल से आपके जो प्रश्न पत्र थे वो हमने यहाँ पर पढ़े थे और उस प्रश्न पत्र में बहुत ही इजी सा यहाँ पर जो निबंध है वो आया हुआ था। और खास बात आपके इस निबंध में ये होती है कि यहाँ पर आपको सब टॉपिक्स भी दिए गए होते हैं, यानी कि आपको बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। आप इन सब टॉपिक्स पर लिखेंगे सुंदर सा एक निबंध, जल ही जीवन है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है जल का जीवन में महत्व। जीवन में क्या महत्व है जल का, वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पेयजल क्या है, कैसे प्राप्त होता है स्वच्छ पेयजल, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जल संरक्षण, जल को कैसे बचाया जा सकता है, पेयजल को कैसे बचाया जा सकता है, वर्षा के जल का संरक्षण के कितने उपाय हो सकते हैं वो आप लिखेंगे। और उसके बाद जल प्रदूषण, कैसे आज बहुत ज्यादा जल प्रदूषण बढ़ रहा है और उस जल प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर आपको निबंध का दिया गया है और मुझे लगता है आसानी से आप इस पर 250 शब्दों का निबंध लिख सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आप हमारा देखेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इजी है, कंप्यूटर, आज की आवश्यकता। तो आप क्लास 10th में हैं और अभी तक मुझे लगता है आप कंप्यूटर के महत्व को समझ चुके हैं, कंप्यूटर के एक तरह से उपयोगिता को समझ चुके हैं, कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में कितने वृहद रूप से, कितने बड़े रूप में, कितने बड़े पैमाने पर यूज किया जा रहा है, ये आप अभी तक समझ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला निबंध आपके लिए टफ होने वाला है। तो इसमें आप पहले प्रस्तावना लिखेंगे, यानी कि कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप कंप्यूटर का विकास, कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर कैसे आपके एक तरह से मिनी कंप्यूटर आए, माइक्रो कंप्यूटर आए, सुपर कंप्यूटर आए, उसके बाद कैसे आपका ये डेस्कटॉप आया, कैसे आपका लैपटॉप आया और कैसे अब तो देखिए मोबाइल भी पूरी तरह से एक कंप्यूटर का ही काम करता है। तो बहुत ही आसानी से अच्छा निबंध इस पर लिख सकते हैं, उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे कैसे उपयोगी है, और लास्ट में उपसंहार। तो बहुत ही प्यारे से यहाँ पर 2 टॉपिक आपको दिए गए हैं निबंध के रूप में, तो इनको आप प्रैक्टिस करें घर पर। और बाकी जो हमने 2 एग्जाम सैंपल पेपर जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं, उनको भी देख लें कि कौन कौन से निबंध अभी तक आए हुए हैं उनमें।
और तो इसके बाद का जो हमारा यहाँ पर लिटरेचर से व्याकरण से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।